स्वागत है आप सभी का स्टडी आपके यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो पार्ट है वो पार्ट 14 है। 13 पार्ट में हम लोग क्वेश्चन 1 से लेकर 15 तक कर लिया था। यह सीडीपी का है, शिक्षण शास्त्र का है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। ये पेपर 1 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जिसमें 1 से 15 तक पार्ट 13 में कर लिया था और 16 से लेकर 30 तक हम लोग पार्ट 14 में करेंगे, जिसमें 60 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, शिक्षार्थियों में व्यक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठचर्या का अनुगमन करना। दूसरा ऑप्शन है बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों में व्यक्तिक भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। चौथा ऑप्शन है धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। बताइए 16 का आंसर करें। तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। यानी क्या कह रहा है कि संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी पहलू जिसका मापन किया जा सकता है व्यक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करता है। इसके लिए एक विद्यालय को शिक्षार्थियों हेतु बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करने के साथ उन्हें सीखने के अनेक अवसर भी उपलब्ध कराने चाहिए। इसी प्रकार से आगे का भी प्रश्न हम लोग करते जाएंगे। 70 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है। ये डैश के स्थान पर चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा, वो उस ऑप्शन को आपको चुनना है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। किस पे बल देता है वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर, शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। बताइए 17 का आंसर करें। तो 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर बल देता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 18 नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि विद्यालय आधारित आकलन शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। बताइए 18 का आंसर करें। 18 का आपका राइट आंसर होगा, बताइए क्या होगा। तो 18 का आपका राइट आंसर जाएगा 4 कि परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। शिक्षण प्रक्रिया तथा सीखने की क्रियाओं से उत्पन्न अनुभवों की उपयोगिता के विषय में निर्णय देने अर्थात परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करना विद्यालय आधारित आकलन का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 19 नंबर, सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करती है। थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम, शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर, सीखने के सातत्यक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने। 19 का आंसर करें। तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी सीखने के सातत्यक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। सीखने की तत्परता सीखने के सातत्यक में शिक्षार्थियों के वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर संकेत करती है। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर नहीं होता है तो उस कार्य को करने में वह तनाव महसूस करता है। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। बताइए 20 का आंसर करें। तो 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं कहना उचित होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में शारीरिक रूप से अक्षम ऐसे बालक खेलना नहीं चाहते हैं, उन्हें विकल्प के रूप में ऐसे क्रियाकलाप करने की स्वतंत्रता मिल जाएगी।
नेक्स्ट प्रश्न आपका 21 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है डैश डैश के स्थान पे क्या आएगा के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। यानी किसके अलावा जो है वो अतिरिक्त सभी के कारण, यानी इसमें से कोई एक है जो आंसर नहीं होगा और उसके अलावा तीनों ऑप्शन होगा के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो बताइए इनमें से कौन आंसर नहीं होने वाला है। तो राइट आंसर क्या होगा। तो 21 का आपका राइट आंसर जाएगा फर्स्ट सांस्कृतिक कारक। यानी सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। यानी सेरेब्रल डिस्फंक्शन से भी उत्पन्न हो सकती है, संवेगात्मक विघ्न से हो सकती है, व्यवहारगत विघ्न से भी हो सकती है, यानी सांस्कृतिक कारक को छोड़कर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 22 नंबर, एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों की नियोक्ता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। बताइए 22 का आंसर करें। 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2। इस समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सामान्य बालकों को विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के साथ शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। अतः एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। समावेशी कक्षा में सभी को एक साथ बैठा करके एक समान शिक्षा दिया जाता है। समावेशी कक्षा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो सीटेट में प्रश्न इससे आते ही आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को अधिगम नियोग नहीं कर सकते। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं। अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। 23 का आंसर करें। 23 का आपका राइट आंसर होगा सेकेंड। यानी प्रतिभाशाली शिक्षार्थी शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के लक्षणों, विद्यालयी उपलब्धियों आदि में सामान्य बालकों से अधिक श्रेष्ठ होते हैं। ऐसे शिक्षार्थियों को उन सहयोगों की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 24 डैश के कारण प्रतिभाशालिता होती है। मनोसामाजिक कारकों, आनुवांशिक रचना, वातावरणीय अभिप्रेरणा, 2 और 3 का समायोजन। मीन्स मनोसामाजिक कारकों और आनुवांशिक रचना। बताइए 24 का आंसर करें। तो 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी 2 और 3 का समायोजन। 2 और 3 का क्या हो जाएगा, समायोजन हो जाएगा। यानी मनोसामाजिक कारकों और आनुवांशिक रचना को मौका मिलता है समाज में फलने फूलने की, तो वो उसे दर्शाता है। ठीक है। यानी बालकों की प्रतिभाशालिता में आनुवंशिक रचना तथा वातावरणीय अभिप्रेरणा का सापेक्षित महत्व होता है। ये दोनों परिणाम एक दूसरे के पूरक तथा सहायक होते हैं। बालक के व्यवहार की प्रत्येक विशेषता इन्हीं की अंतःक्रिया का फल होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 25 नंबर 25 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, निरंतर गृह कार्य देते रहना, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। बताइए 25 का आंसर करें। 25 का आपका राइट आंसर जाएगा फर्स्ट। बच्चे स्वयं करके जल्दी सीखते हैं, अतः बच्चों में सोचने एवं सीखने के लिए अधिगम वातावरण ऐसा होना चाहिए जिसमें वह स्वतंत्र रूप से स्वयं सोच सके तथा सीख सके। नेक्स्ट प्रश्न, गतिक कौशलों में अधिगम नियोक्ता डैश कहलाती है। डिस्फ्रेसिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया। बताइए गतिक कौशलों में अधिगम नियोक्ता डैश क्या कहलाती है गतिक कौशलों में। तो 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डिस्प्रैक्सिया, यानी गति से संबंधित है वो डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, वो गति कौशलों से के अधिगम नियोक्ता से संबंधित है। यानी गतिक कौशलों में अधिगम नियोक्ता डिस्प्रैक्सिया कहलाती है। इससे ग्रस्त बालक चलने, कूदने, उछलने, गेंद को फेंकने तथा पकड़ने में अक्षमता महसूस करते हैं। देखिए यहाँ पे गतिक मीन्स गति से संबंधित है, और यहाँ पे प्रैक्टिस यानी प्रैक्टिस करने के लिए क्या चाहिए, गति। आप एक ऐसे फार्मूला अपना सोच समझ के लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 27 नंबर, अधिगम नियोक्ता समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे।
27 का आंसर करें। 27 का आपका राइट आंसर होगा थर्ड, एक चर अवस्था है। अधिगम नियोक्ता का तात्पर्य बालक के विकास में मंदता होना अथवा मापदंडों से अधिक समय लगने से है। विकास में मंदता की दर के कारण ही बालक बोलने, पढ़ने आदि में कठिनाई का अनुभव करता है। यह एक चर अवस्था होती है। 28 नंबर प्रश्न है डैश, उस खाली स्थान की जगह पे क्या आएगा? के अतिरिक्त यानी उसके अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। परिणामों की आशा करना, समस्या को पहचान, समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित युक्तियों को खोजना। बताइए 28 का आंसर करें। तो 28 का आपका राइट आंसर जाएगा फर्स्ट, परिणामों की आशा करना। परिणामों की आशा करना समस्या की पहचान तथा संभावित युक्तियों की खोज करना समस्या समाधान प्रक्रिया के मुख्य चरण है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 29 नंबर, और 29 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है एक शिक्षक को व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। बताइए 29 का आंसर करें, क्या होगा? 29 का आपका राइट आंसर होगा 4। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। जब शिक्षार्थी अपने विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। इससे शिक्षार्थी के संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होती है, साथ ही शिक्षार्थी का मनोबल गिरता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 30 नंबर कि सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती, यानी वह घबरा जाती है। इसका मुख्य कारण हो सकता है कि शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती, शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है, शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है। निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती हैं और वह स्वभाव में बहुत कठोर हो। बताइए 30 का आंसर करें। तो 30 का आपका राइट आंसर जाएगा फर्स्ट, यानी चूंकि सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है, अतः परीक्षा देते समय शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर पा रही है, इसलिए वह अत्यधिक नर्वस है। तो ये थे आपके 30 प्रश्न जो कंप्लीट हो गए हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।